हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? पढ़ाई कर रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया, सब पढ़ाई कर रहे हैं। सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे हैं, पढ़ाई करते रहिए। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 11th स्टैंडर्ड का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। मैं हूं हर्ष और आप सबका वेलकम है इस चैनल पे जिसका नाम है राइज एंड साइन एकेडमी। फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है, 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। देखो उसको जा कर के समझो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं आपके एक्सरसाइज के और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो प्यारे बच्चों टाइम वेस्ट ना करिए, जाइए फटाक से आप अपनी बुक खोलिए, निकालिए एक्सरसाइज और सॉल्व करिए। जो भी डाउट आएगा उसके लिए हम हैं, वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो आप अगर ट्राई करोगे तो मोस्टली बहुत सारे सम ऐसे होंगे जो बन जाएंगे, कुछ सम होंगे जो नहीं बनेंगे। तो एक बार और मैं एक वीडियोस और अपलोड होंगे, एक वीडियो और अपलोड करना है जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करेंगे उसमें। तो पहले हम बेसिक कवर कर रहे हैं और जैसे आपका इंटरेस्ट आ गया थोड़ा सा, फिर हम उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी एक एक वीडियो हर लेसन पे अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए इस वीडियो में, जिसमें हम सेकेंड लेसन देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेसन का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहले आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्शन क्लास है अपना। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि 10th में जो आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था उससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, क्यों कहते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस फंक्शन की। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन आपने सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हो फंक्शन में है कि ईच एंड एवरी, डेफिनेशन होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। मतलब जितने भी एलिमेंट पहले वाले सेट में होंगे, यानी इनपुट वाले सेट में होंगे, डोमेन वाले सेट में होंगे, उनका एक ही इमेज बनेगा सेट बी में। अब आप समझ रहे होगे कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, इमेज प्री इमेज, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स, भी कह लो आप, एफ एक्स कहना है तो एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है। मेरे पास एक सेट है जिसमें x की वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है x की, 1 2 3 4। मैं x की ये 4 वैल्यू पुट कर सकता हूँ इस फंक्शन में, ठीक है। ये हमारा इनपुट है, मतलब इनपुट मतलब डोमेन कहते हैं हम इसको। अगर आपने सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा तो डोमेन में क्या होता है कि हम फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये x आपके पास लिमिटेड है, 1 से लेके 4 तक है जो आप इसमें पुट करेंगे। तो देखिए पहला सेट हमारा क्या बना, अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो 1 2 3 4। दूसरा सेट ए सेट कह लीजिए इसको। दूसरा सेट है हमारा बी। जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, अगर x की जगह पे मैं 1 रखूं, एट x इज इक्वल टू 1, तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। x अगर मैंने 2 रखा तो y क्या मिलेगा, 4, क्योंकि x का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर दिया। x अगर मैं 3 रख रहा हूँ तो y कितना मिलेगा, y इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 9 और यहाँ 16। तो देखिए 1 का एक इमेज इस वाले सेट में जो होते हैं उसको हम बोलते हैं प्री इमेज। इस वाले सेट में जो होते हैं उनको बोलते हैं हम इमेज,
ये लैंग्वेज जो है ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की है। एक पहले वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज, एंड दूसरे वाले सेट को क्या बोलते हैं बच्चों, इमेज। सो 1 to 1, 2 से रिलेटेड है 4, 3 से रिलेटेड है 9, 4 से रिलेटेड है 16। तो देखिए हर एलिमेंट का एक ही इमेज है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, हर एलिमेंट का एक ही इमेज है। तो मैं बोल दूंगा कि y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है ये एक फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक रिलेशन है, और ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, जो फंक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब, ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन था 10th में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो क्या ये 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये जितने भी हैं, क्या ये फॉलो करते हैं इस फंक्शन के डेफिनेशन को? अगर फॉलो करेंगे तो हम बोलेंगे यस इट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इट इज नॉट अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर फॉलो करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे बालकों, तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और अगर फॉलो नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं बिना डिटेल में गए, मैं नेक्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो कहीं आपको ये बहुत ज़्यादा टफ ना लगे, हार्ड ना हो, इसलिए हम सेकेंड वीडियो में बात करेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। थोड़ा सा हिंट दिया आपको, और बहुत ज़्यादा डिटेल में 12th में है आपको पढ़ने को, पूरा एक एक अलग अलग करके। लेकिन 11th में आपको मैं बताऊंगा, मैं आपको 11th में भी बताऊंगा कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कैसे एक फंक्शन को, फंक्शन की प्रॉपर्टी को शो करता है। एक छोटा सा झलक दिया मैंने आपको। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, और वो मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला वीडियो ज़्यादा हैवी ना हो आपके लिए, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। अब समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन आएगा भैया, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये आएगा किसमें, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया? ओके ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा 10th की बातों को याद करते हैं। 10th में आपने एक ट्राइंगल पढ़ा था, राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, चलिए कोई नहीं। ये एंगल 90 डिग्री का है, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। बच्चों इसको अगर मैं कंसिडर करूं कि ये हमारा थीटा है, मतलब अगर मुझे इस एंगल के रिस्पेक्ट में, अगर मुझे इस एंगल के यानी ये थीटा यानी सी वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो आपसे मैं पूछूंगा परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, एडजेसेंट क्या है, हाइपोटेनस क्या है। तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, मुझे पता है, सारे बच्चों को ये मालूम है, फिर भी एक रिवीजन हो जाएगा आपका कि हाइपोटेनस स्लेंट वाली साइड जो होती है, सबसे बड़ी साइड जो होती है, आपने सुना है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर एंगल बड़ा है तो उसके ऑपोजिट की साइड भी कैसी होगी, बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा एंगल इसमें कौन सा होता है, 90 डिग्री का। तो उसके ऑपोजिट का साइड यानी हाइपोटेनस वो भी क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड। एंगल सबसे बड़ा है 90 डिग्री है, तो उसके ऑपोजिट की जो साइड होगी वो भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, दैट इज लॉन्गेस्ट साइड। किसको कहते हैं हम लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस को। जो एंगल कंसीडरेशन में है यानी थीटा एंगल जिस साइड के ऊपर रखा है उसको हम बोलते हैं बेस। बेबी को थीटा जिसके ऊपर रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और इस बेस का दूसरा नाम एडजेसेंट भी होता है।
एडजेसेंट। कोई बच्चे बेस बोलते हैं सीबीएसई में, एनसीईआरटी की बुक में, और स्टेट बोर्ड की बुक में एडजेसेंट कहते हैं। थीटा के साथ वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड जिसके ऊपर थीटा बैठा है, दैट इज एडजेसेंट। थीटा के ऑपोजिट वाली साइड को हम क्या कहते हैं? ऑपोजिट। ऑपोजिट। थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? ऑपोजिट कहते हैं। ऑपोजिट कहते हैं। और ये ऑपोजिट का ही दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसके ऑपोजिट साइड का नाम क्या है? परपेंडिकुलर। ऑपोजिट बोल लो या परपेंडिकुलर बोल लो, दोनों एक ही है। सबसे बड़ी साइड 90 के सामने, 90 सबसे बड़ा एंगल है, तो 90 के सामने वाला लॉन्गेस्ट साइड दैट इज हाइपोटेनस। थीटा जिसके साथ है वो एडजेसेंट या फिर बेस कह लीजिए। थीटा के ऑपोजिट वाले को हम ऑपोजिट कहते हैं या फिर परपेंडिकुलर कहते हैं। रिलेशन होता है साइन थीटा, अगर मैं लिखूं यहां पे तो P अपॉन H। क्या होगा P अपॉन H का मतलब? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की बात करेंगे तो क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी को अगर आप दूसरा फॉर्मेट में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये दोनों बोल सकते हैं आप, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 रेशियो और होते हैं जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं। जैसे ये साइन थीटा है तो इसका ऑपोजिट एक होता है कॉसेक थीटा, जिसमें आप यहाँ क्या लिख रहे हो? P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें आपको लिखना है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा है तो इसमें आपको क्या लिखना है? सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन में क्या आ जाएगा? एडजेसेंट। 10 का ऑपोजिट कॉट थीटा, तो इसमें आ जाएगा एडजेसेंट ऊपर और यहाँ क्या आ जाएगा? ऑपोजिट। एडजेसेंट ऊपर और ऑपोजिट नीचे। ये 10th में आपने पढ़ा था, साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, आपने नोट किया होगा शायद। चलिए इसको इरेज करता हूं, मैं रफ करता हूं इसको। साइन का जो ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट वो होता है कॉसेक। देखिए साइन में हमने क्या लिखा? P अपॉन H, और कॉसेक में क्या लिख रहे हैं? H अपॉन P। रेसिप्रोकल होता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा। 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है। सो अब इसी रिलेशन का यूज करके हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तो क्या मिलेगा? 1। फिर से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा और कॉट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये रिलेशन हमने 10th में भी पढ़ा था और यहाँ भी आपको थोड़ा थोड़ा
यूज है क्वेश्चंस में, इसलिए आपको जानना जरूरी है। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। 3 फॉर्मूले हमने 10th में और पढ़े थे, उसकी भी जिक्र करनी पड़ेगी यहाँ। 3 फॉर्मूले क्या था वो 3 फॉर्मूला? बहुत इजी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले भी पढ़े थे हमने। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक्चुअल में क्या होता है, इसी फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो आपको ये दोनों फॉर्मूला मिल जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम लेते हैं, इसमें देखिए H है हाइपोटेनस, ये B है और ये P है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? बचे हुए 2 साइड्स के स्क्वायर के। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? बचे हुए 2 साइड के स्क्वायर के। कर दिया। अब इस इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को अगर आप डिवाइड कर दो बोथ साइड h से, तो देखिए क्या आएगा? डिवाइड बोथ साइड बाय h स्क्वायर। तो h स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर आ गया, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ। p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर आ गया। समझ रहे हो ना? ये p b h क्या है? p फॉर परपेंडिकुलर, b फॉर बेस, h फॉर हाइपोटेनस। h स्क्वायर कैंसिल, सो 1 मिला लेफ्ट में। p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं p अपॉन h का स्क्वायर, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं b अपॉन h का स्क्वायर। सो बालकों 1 इज इक्वल टू p अपॉन h है, p अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी 2 मिनट पहले मैंने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन होता है। तो ये आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। b अपॉन h होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। पहला रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाता है, फर्स्ट रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाता है। दूसरे रिलेशन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए आपके पास क्या है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसी को अगर मैं p से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बोथ साइड बाय p स्क्वायर। अगर हमने दोनों तरफ p स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। p स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन p, तो b अपॉन p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन p का होल स्क्वायर। सो 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा हमारा h अपॉन p हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर,
तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है हमारा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस कॉट को आप राइट में लेके जाइए तो 1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका दूसरा एक्सप्रेशन। कुछ नहीं कर रहे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद बचे हुए जो हैं उनको हम डिवाइड कर रहे हैं। एक और बच गया है वो भी कर लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एच स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, इसमें एच से किया, इसमें पी से किया, यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए बी से। डिवाइड बोथ साइड बाय बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, क्या होता है, ये 1 आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा एच अपॉन बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 हो जाता है, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो जाता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस कॉस का उल्टा सेक स्क्वायर थीटा। जब इस 10 को आप राइट में लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आया समझ में। तो ये 3 आइडेंटिटी भी आपने 10th में पढ़ा था, जो आपको यहाँ पे 11th के लिए थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ है जो 10th की है, क्या है वो 10th की, वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल की जो वैल्यू होती है वो, स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज आपको याद होगी कि साइन 0 है तो क्या होता है 0, साइन 30 है तो क्या होता है 1/2, tan 30 है तो कितना होता है, cot 30 है तो कितना होता है। मतलब ये सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपको 10th से याद है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो याद कर लेंगे। चलिए जल्दी से फटाफट छोटा सा काम, साइन कॉस tan cot sec cosec, ये 0 30 45 60 और 90। देखिए 11th में हम सिर्फ 90 तक नहीं पढ़ेंगे, 11th में हम और भी आगे तक पढ़ने वाले हैं। कोई भी एंगल हो, 120 डिग्री हो, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 240 डिग्री, कोई भी एंगल आपको फाइंड करना हो, आप उसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप उसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत आराम से आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी एंगल हो, कितना भी बड़ा एंगल हो। ये फ़ायदा है 11th का। 10th में आपको ये कुछ लिमिटेड एंगल पढ़ने थे जो यहाँ पे लिखे हैं। सो ड्रॉ कर लेना आप भी मेरे साथ साथ, देखते हैं। साइन 0 0 आपको याद कैसे करना है, एक टेबल याद कर लीजिए, साइन वाला कॉलम 0 30 45 60 90 का, और बाकी फिर कर लेंगे। जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 0। एक अगर आपने लिख लिया तो दूसरा पीछे से लिखिए रिवर्स, यानी साइन 90 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, 60 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, 45 यहीं आ जाएगा, फिर ये वाली वैल्यू इधर आएगा, और ये जो 0 है वो यहाँ आएगा। एक फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो अगर मुझे tan थीटा चाहिए तो साइन अपॉन कॉस करना पड़ेगा, यानी 0/0 क्या होता है
एक मिनट, साइन 0 साइन 90 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस करेंगे, साइन अपॉन कॉस यानी 0 अपॉन 1 क्या होता है 0। ये 30 डिग्री है तो ये होता है 1/√3। साइन अपॉन कॉस करके देखना आप, ये दोनों सेम है, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। यहाँ से √3 और यहाँ से आता है 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। 10 का उल्टा होता है कॉट, तो उल्टा लिखिए, यहाँ से लिखिए नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 0। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस 1 है तो 1/1 1। √3/2 है कॉस, तो सेक उसका रेसिप्रोकल यानी 2/√3। 45 है 1/√2 तो रेसिप्रोकल √2/1। 1/2 है तो 2/1। 0 है तो 1/0 यानी ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। और कॉसेक में इसी को उल्टा लिख दीजिए, नॉट डिफाइन यहाँ आ जाएगा, फिर लिखेंगे 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर ये आ जाएगा 1। ये होता है टेबल कंप्लीट। आप अपनी नोटबुक में बना लेना इसको भी, ठीक है। और फिर इसके आगे कहानी शुरू होगी कंप्लीट 11th की, जिसमें हम बहुत सारे नए नए टर्म्स इन द सेंस की बेस यही रहेगा, इसके बेसिस पे हम बहुत सारे नए टर्म्स को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आज पहला लेक्चर है, आज ही ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेना, कोई भी बैकलॉग नहीं रहने देना, क्योंकि कल जब हम सीखेंगे तो कल हम कुछ नए टाइप्स के एंगल्स के बारे में सीखेंगे, बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। इंट्रोडक्शन क्लास है तो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, छोटा सा क्लास रखते हैं आज, और कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी टाइम पे शाम के 6 बजे। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।